नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ तुर्कों का आक्रमण। हम आपको बता दूं दृष्टि की हिस्ट्री वाली किताब को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मेडाइवल से स्टार्ट किया है और मेरा आज ये चौथा लेक्चर है। एक एक करके पढ़ते हैं। 711 ईसा में अरबों के आक्रमण और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्रमशः महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जैसे मुस्लिम तुर्कों द्वारा भारत पर किए गए सफल आक्रमण को 8वीं शताब्दी में सिंध के विजय द्वारा स्थापित पृष्ठभूमि परिणति माना जाता है। भारत के मुस्लिम शासक को स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। भारत में मुस्लिम शासकों को स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत के तुर्क आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव, तुर्कों का विजय, प्रभाव आदि स्तंभ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पीछे का जो सेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे मतलब मेरे हिसाब से। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा भर भर के उठाते हैं तो यहाँ से इसलिए असली हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुर्क मुसलमान। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू बर्बर जाति है। तुर्क उमैयद वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म संपर्क में आए। कालांतर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अल्पतगीन अल्पतगीन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक 954 से 961 ईसा पूर्व का तुर्क दास था। बाद में उसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में उसको खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 961 ईसा पूर्व अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष, अब्दुल मलिक के भाई और चाचा में अल्पतगीन के उसके चाचा को सहायता की, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने की सफल रहा। कौन? अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहा। अल्पतगीन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश में गजनी नगर में बस गया और यहाँ स्वतंत्र राजवंशी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इमहाक और उसके बाद बलक्तगीन गद्दी पर बैठा। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद तिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया, पर वह एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर सुबक्तगीन गद्दी पर बैठा। सुबक्तगीन सुबक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था। गुलाम की प्रतिमा से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। इसको सुबक्तगीन कौन है? अल्पतगीन का दामाद है जो कि गुलाम था। सुबक्तगीन एक योग्य महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और साथ ही राज्य का विस्तार भी शुरू कर दिया। सुबक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबक्तगीन के देहांत के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी महमूद गजनवी आया। 1998 से 1030 ईसा पूर्व गजनी की गद्दी पर बैठा। पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी के पास एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुबक्तगीन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्ष तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ किया।
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक सुबुक्तगीनी था। महमूद गजनवी 1998 से 1130 ईसा पूर्व। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा, उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र, महमूद गजनवी 998 ईसा पूर्व शासक बना। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। 27 वर्ष थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईसा पूर्व में 1027 ईसा पूर्व तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। बोलो ला आके बोल रहे हैं 17 कम है क्या? उसने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत को संपत्ति को लूटना था। वो लूटना चाहता था संपत्ति को। महमूद ने 1000 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा सीमावर्ती क्षेत्र में दुर्ग किलों को जीता। तत्पश्चात 1001 ईसा पूर्व में हिंदुशाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में बेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। 1006 ईसा पूर्व मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1008 ईसा पूर्व में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। 1009 ईसा पूर्व में हिंदू शाही राजा आनंदपाल बेहद के निकट महमूद को युद्ध हुआ, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध के नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया। आनंदपाल कौन है? जयपाल का लड़का है। 1014 ईसा पूर्व महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा ने पड़ोस राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु विफल रहे। 1018 ईसा पूर्व महमूद ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1018 ईसा पूर्व वहां गुर्जर प्रतिहार शासन के प्रतिनिधित्व जयपाल का शासन था। वो सॉरी राज्यपाल का शासक था। मार्ग में वरण बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण किया तथा मथुरा के शासक फूलचंद युद्ध भूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्र में लगभग 11 मंदिरों में लूटपाट करके नष्ट कर दिया। 1019 ईसा पूर्व महमूद ने हिंदुशाही सूजा त्रिलोचन पाल को परास्त किया और 1020 से 21 ईसा पूर्व महमूद को बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के एक साथ भाग को पराजित किया। विद्याधर साहस छोड़कर भाग गया। 1080-22 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए वश किया। वह कलिंजर के किले पर घेरा डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। तत्पश्चात विद्याधर के साथ महमूद ने संधि कर ली और विद्याधर को 15 किलो उपहार स्वरूप दिए। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025-26 ईसा पूर्व सोमनाथ मंदिर गुजरात था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025-26 था, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकूत संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। नैनपून के अनुसार महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय साहसी, अभिविजय शासक, मानसिक तथा शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। यह भी सत्य है कि महमूद नए शासन अथवा सिद्धांतों का निर्माण करने वाला दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ अलग-अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। वे मुद्रालेख एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में थे। नोट: महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्वी, फर्रुखी आदि विद्वान थे। वे इसी दरबार के फिरदौसी के शाहनामा की रचना की।
गौरतलब है कि अलबरूनी महमूद ने आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तात्कालिक इतिहास जानने के लिए अच्छा स्रोत है। मोहम्मद गौरी, इनसे निपट लो मोहम्मद गौरी से। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुहिउद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। 1173 गौरी वंश यहाँ का शासक बना। मोहम्मद गौरी गजनवी का शासन होने के नाते पंजाब अपने राज्य का हिस्सा मानता था। इस समय पंजाब का शासन गजनी वंश के शासक खुसरा मलिक के अधीन था। पंजाब भारत का सिंह द्वार कहा जाता था, अतः इस प्रकार आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 ईस्वी में मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान और मुसलमानों की परास्त करने पर उसने अधिकार कर लिया। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासन भीम द्वितीय द्वारा उसने पराजित होना पड़ा। यह भारत की मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 2 वर्ष के बाद लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया। खुसरा मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। 1185 ईस्वी में गौरी में सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में उसने पुनः लाहौर को जीत लिया। जीत कर वहां से शासन शासन खुसराव को बंदी बना लिया। लाहौर को केंद्र बनाकर 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के दुर्ग को जीता। उस समय बठिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। बठिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने के पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और यही तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध गौरी दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान के पराजित हो गए। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी को भारत में यह दूसरी पराजय थी। 1192 ईसा पूर्व मोहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसी विजय के उपरांत दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने झांसी, सामना, मेरठ, अलीगढ़ सब अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 गौरी के चंदावर की लड़ाई के कन्नौज शासक जयचंद को हराया। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस तक स्थापित हो गया। गौरी का अंतिम अभियान 1205 ईस्वी पंजाब के खोखरों जातियों के विरुद्ध हुआ। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत के वापस जाते हुए सिंध नदी के पास तमियक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों यल्दोज ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ममलूक वंश की नींव डाली। मोहम्मद गौरी का मूल्यांकन। हालांकि मोहम्मद गौरी अपने पूर्वजों गजनवी की भांति एक महान सेनापति नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजाओं से उसे कई बार पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी राजनीतिक सुधारों में महमूद गजनवी से अधिक योग्य था। ज्ञातव्य है कि गौरी एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ जो शताब्दियों तक स्थायी रहा। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए।
संत मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदवा खुदा रहता था और तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी रहती थी। भारत पर तुर्कों का विजय प्रभाव। तुर्क आक्रमण के पश्चात में बहुराज्य तंत्र संपत्ति हुई, बहुराज्य समाप्ति हुई। तुर्कों के आगमन के भारत की पुरानी प्रथाएं कमजोर हुई और नए संपर्कों के संबंधों का उदय हुआ। राजनीतिक दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। व्यापार में एक नई गति आई। कानून प्रणाली, सीमा शुल्क, विनिमय और मुद्रा के एक समान होने की सौदागरों सौदागरों के गतिविधियों का विस्तार हुआ और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधा पूर्वक आने जाने लगे। तुर्कों की विजय के प्रभाव सैनिकों क्षेत्र भी पड़ा। सैनिकों क्षेत्र सेनाओं को स्वरूप और गठन और उनकी भर्ती रख रखाव के पद्धतियों में परिवर्तन आया। अब युद्ध करना किसी एक जाति का वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया। सामंती सेनाओं के स्थान दृढ़ स्थायी सेनाओं का व्यवस्था की गई, जिसमें केंद्र द्वारा सैनिक भर्ती किए जाते हैं। तुर्कों की विजय अब प्रशासन की भाषा फारसी हो गई। इससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। तुर्कों की विजय के भारत में लोगों ने प्रचलित जाति व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो जाति व्यवस्था को अंतर्गत पीड़ित थे, वे सुल्तानों में समर्थक हो गए। तुर्क अपने साथ भारत में नई प्रौद्योगिकी लेकर आए, जिसमें अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन आया। नगरों के पुनरुद्धार के कारण ही मोहम्मद बिन हबीब ने तुर्कों को आगमन को शहरी व नगरीय प्रांतीय की संज्ञा दी है। क्लास इतनी थी, कैसी लगी क्लास? ये विजय प्रभाव जो है इनके, भारत के तुर्क विजय का प्रभाव मैंने बस पढ़ लेना, रटना बटना नहीं है। ऊपर जो जो युद्ध जितने युद्ध थे उनको थोड़ा देख लेंगे, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, मोहिउद्दीन चिश्ती कब आए, किसके साथ आए, गुजरात सोमनाथ मंदिर पर कब हमला हुआ, ठीक। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत, और उसके हम 2 क्लास में कवर करेंगे। एक क्लास नहीं होगी, उसकी 2 क्लास होगी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, अगर आपके पास किताब है तो खोल के पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड इफेक्ट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है पढ़ने में। आप बोलेंगे तो उतना हमारे दिमाग संतुलन में रहता है, कंट्रोल में रहता है। थैंक यू सो मच।